थर के इलाकों में जितने बड़े और बाअसर वडेरे थे, उनमें वडेरा कमाल सॉले थर के छाछरो टाउन से इस्लामाबाद तक जबरदस्त असर और रसूख रखता था। उसके हल्का इंतखाब में मुसलमान वडेरों के मुकाबले में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी। वो हिंदू सियासी एतबार से अकलियत कहलाते थे। इस अकलियत की नुमाइंदगी के लिए जो हिंदू उम्मीदवार कामयाब होकर असेंबली में जाता था, उसे वहाँ के मुसलमान भी वोट देते थे, क्योंकि वो तमाम मुसलमान वडेरा कमाल सॉले के जेरे असर रहते थे। बाप दादा के जमाने से उसके खेतों और कालीन के कारखानों में मजदूरी करते आए थे। हिंदू बनिए थर की तिजारत और ज़राअत पर छाए हुए थे। कमाल सॉले के जरिए मिट्टी, नंगर पारकर, इस्लाम कोट और छाछरो जैसे शहरों पर उनकी हुक्मरानी थी। कमाल सॉले की निगरानी में वो थर से चावल, चीनी और गंदुम स्मगल करते थे और भारत के सरहदी इलाके राजस्थान से पान और बीड़ी के मखसूस तंबाकू पत्तों के अलावा दहशतगर्दों को अपने घरों में बुलाकर पनाह देते थे, फिर उन्हें वहां से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भेज देते। थर और राजस्थान की सरहद के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहां 70-80 कच्चे पक्के मकानात थे। कमाल सॉले और लाला धर्मदास अक्सर शाम को एक बड़े से मकान में जाकर रातें गुजारते ताकि उनकी निगरानी में सरहद पार स्मगलिंग हो सके। कभी कभी राजदारी से ये खबर मौसूल होती थी कि 2-4 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं। इन दहशतगर्द और तखरीबकारों को बाहिफाजत पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में पहुंचा दिया जाए। एक रात ऐसे ही 2 दहशतगर्द और तखरीबकार सरहद पार करके कमाल सॉले के औताक में आए। लाला धर्मदास ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। उनमें से एक ने जवाबन कहा, लाला, मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। मेरा नाम मुराद अली है। मैं पाकिस्तानी हूँ। भारत के तरबेती कैंप में ट्रेनिंग हासिल करने गया था। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे पास शनाख्ती कार्ड और तालीमी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। थर की पुलिस अगरचे पाकिस्तानी सरकार से तनख्वाह लेती है, लेकिन वो वहाँ के वडेरों की जाती फोर्स के तौर पर काम करती है। वहाँ औताक में लाला धर्मदास, कमाल सॉले के अलावा एक पुलिस अफसर भी था। उन्होंने मुराद अली को देखा। वो कद्दावर और सेहतमंद था। उसके साथ आने वाला कद में उससे कुछ कम था। वो बोला, मैं हिंदू हूँ, लेकिन यहाँ मेरा नाम फिरोज ताबानी रहेगा। शनाख्ती कार्ड वगैरह के लिए ये मेरी तस्वीरें हैं। फिरोज ताबानी ने जेब से तस्वीरें निकाल कर मेज पर रख दी। पुलिस अफसर ने उन तस्वीरों को उठाकर देखा, फिर कहा, लाला, इन्हें अपने घर भेज दो। कल दोपहर तक फिरोज ताबानी का शनाख्ती कार्ड तैयार हो जाएगा। वैसे मिस्टर ताबानी, तुम कुछ कम उम्र और कच्चे लगते हो। तुमने क्या ट्रेनिंग हासिल की है? ताबानी ने कहा, मेरी कम उम्री और मासूमियत से सभी धोखा खाएंगे। तुम्हारी इत्तला के लिए कह दूं कि मुझे और मुराद को टाइम बम और पेंसिल बम बनाने में महारत हासिल है और हम बड़े खतरनाक बमों को नाकारा बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। मुराद ने मुस्कुराकर कहा, यह ताबानी तिब्बत का रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, तिब्बत के बाशिंदों की दाढ़ी मूछें बराए नाम होती हैं। ताबानी के चेहरे पर भी दाढ़ी और मूछों की जगह हल्के हल्के रुएं हैं। रोज शेव करने के बायस कहीं कहीं बाल उगाते हैं, इसलिए ये क्लीन शेव रहता है। अफसर ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा, भाई बुरा मत मानना, मैं मजाक के मूड में कह रहा था। तुम बहुत ही चिकने छोकरे लगते हो और चिकनाई मेरी कमजोरी है। ताबानी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझ में कशिश महसूस कर रहे हो और तुम्हारा दिल पिशोरी हो रहा है तो तुम मुझे गले लगा सकते हो। मैं मर्द हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अफसर ने अपनी जगह से उठकर पूछा, क्या सच कह रहे हो? ताबानी बोला, मैं हिंदू हूँ। यहाँ पाकिस्तान में न जाने कितनी मुसलमान शरीफ जादियों से फैज हासिल करूंगा। यहाँ बहुत कुछ हासिल करने के लिए तुम्हें रिश्वत के तौर पर इजाजत दे रहा हूँ। अफसर ने करीब आकर उसके चिकने चेहरे को छू कर देखा। उस चिकनाहट पर एक वाहियात सा शेर पड़ा, फिर चूमने के लिए उसे बाजुओं की गिरफ्त में लेना चाहा। उसी वक्त पेट पर एक घूंसा पड़ा। वो कराहते हुए तकलीफ से दोहरा हो गया। ताबानी ने दूसरा घूंसा उसके मुंह पर मारा। वो घूम कर गिर पड़ा। उसने अपना भारी भरकम बूट वाला एक पैर उसकी गर्दन पर रख कर कहा, भारत सरकार तुम्हें लाखों रुपए इसलिए देती है कि तुम अपनी वर्दी समेत हमारे जूतों के नीचे रहो। आइंदा केले के छिलके पर फिसलना, मेरी चिकनाहट पर फिसलने आओगे तो तुम्हारा ट्रांसफर करवाने के लिए या तुम्हारी नौकरी खाने के लिए वडेरा कमाल सॉले काफी है। उसने गर्दन से पांव हटाया। कमाल सॉले ने कहा, उठो इंस्पेक्टर, मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि अपनी हद में रहो। हद से बाहर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वो शर्मिंदगी से उठकर वर्दी से मिट्टी छाड़ते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। फिरोज ताबानी साहब के लिए शनाख्ती कार्ड का इंतजाम करूंगा। वो ताबानी से नजरें चुराता हुआ चला गया। लाला धर्मदास वहां से उठते हुए ताबानी और मुराद से बोला, मेरे साथ आओ। आज रात खूब खाओ पियो, आराम से नींद पूरी करो। कल शाम तक तुम दोनों को कराची
पहुंचा दिया जाएगा। वहां से तुम लाहौर जाओगे, फिर कहां जाओगे ये कल बताया जाएगा। वो दोनों लाला के साथ चले गए। कमाल सौले ने अपने कमदार से कहा, बोतल और ग्लास निकालो और कुछ खाने को ले आओ। कमदार ने दौड़ते भागते तेजी से फर्माबरदारी का मुजाहिरा करते हुए जरूरत की तमाम चीजें सामने लाकर रख दी। फिर हाथ जोड़कर बोला, शहर से एक तगड़ा जवान आया है, मैंने आपको बताया था उसका नाम राजा नवाज है, बड़ा खतरनाक जवान है, आपका ताबेदार बनकर रहेगा। कमाल ने पूछा, कहाँ है वो? कमदार बोला, बाहर बैठा है, हुक्म करो तो हाजिर करूं। कमाल सौले ने बोतल खोलकर ग्लास में शराब उंडेलते हुए कहा, कमदार बाहर गया। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान उसके साथ था। नौजवान ने चुस्त पतलून और बनियान पहनी हुई थी। उस चुस्त लिबास में उसका पहलवानी जिस्म नुमाया था। उसने हाथ उठाकर सलाम करते हुए कहा, जनाब साले साहब, अस्सलाम अलैकुम। वो एकदम भिन्ना कर बोला, साले नहीं सौले, मेरा नाम कमाल सौले है। नौजवान बोला, मैंने इंटर पास किया है, जानता हूँ स्वाद से सौले होता है, लेकिन सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे सीन से साले कहा जा रहा है। नाम लेने की क्या जरूरत है, मेरे आला हुकाम और ऊंचे रुतबे के मुताबिक मुझे मुखातिब करो। नौजवान बोला, सॉरी, मैं तालीम याफ्ता हूँ, हाथ जोड़कर हुजूर नहीं कहूंगा, लेकिन आप मेरा मसला हल कर देंगे तो मैं भी आपका बड़े से बड़ा खतरनाक काम कर गुजरूंगा। कमाल सौले ने पूछा, मुझे बताया गया है तुम गुंडे मवाली हो, फिर तालीम याफ्ता कैसे हो? नौजवान बोला, मेरे गरीब माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती 10वीं जमात तक पढ़ाया। मैं पहले तालीम के साथ मजदूरी करता था, फिर चोरी और हेरा फेरी से ज्यादा रकम मिलने लगी। फर्स्ट ईयर में पहुंचने तक मैंने लिसानी फसादात में 2 कत्ल किए, 5 गाड़ियों को फरोख्त करके माल भी कमाया। कमाल ने पूछा, अब क्या चाहते हो? वो बोला, मैं सियासत में आना चाहता हूँ। कमाल ने पूछा, कराची में रहते हो? नौजवान बोला, अजमेर नगरी में। कमाल ने कहा, मैं अपनी सियासी पार्टी के लीडर के नाम खत लिख दूंगा, वहाँ सियासी हंगामों के दौरान तुम्हारी कारकर्दगी देखी जाएगी। उसके बाद नौजवान ने हाथ उठाकर कता कलामी करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ मुझे स्टूडेंट्स यूनियन की सियासत में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, यानी मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहता हूँ। कमाल सौले उसे गहरी नजरों से देखने लगा। नौजवान जिसका नाम राजा नवाज था, उसने कहा, आपके पार्टी लीडर एक पर्ची पर लिख कर देंगे तो मुझे इल्मी सलाहियत पर नहीं, बदमाशी की बुनियाद पर दाखिला मिल जाएगा। कमाल सौले बोला, नौजवान हो, स्टूडेंट लगते हो, बल्कि स्टूडेंट हो, इंटर सेकंड ईयर में तुम्हारी पोजीशन क्या थी? वो बोला, तालीम के साथ दहशतगर्दी जारी रहे तो इम्तिहानात के नतीजे में कोई ग्रेड नहीं मिलता, फिर भी मुम्तहिन हजरात ने अक्सर मेरे हाथों में क्लैशनकोफ देखी है, इसलिए मुझे ए ग्रेड देकर पास कर दिया। कमाल बोला, नौजवान हो मगर इतनी वारदातें कर चुके हो कि पत्थर लगते हो, तुम्हारे हाथों में हथियार देखकर मुम्तहिन तो क्या, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वाइस चांसलर भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, मुखालिफ स्टूडेंट्स जमातों को भी धौंस में रखोगे। वो बोला, मेरे हक में इतना कुछ समझ रहे हैं तो फिर ऐसी पर्ची लिख दें कि आपके पार्टी लीडर को भी मेरी अहमियत मालूम हो जाए। कमाल सौले बोला, मैं पर्ची दूंगा, मगर ये बात याद रखो कि मेरा बेटा जमाल सौले यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर है। तलबा के दरमियान जब भी सियासी हंगामे होंगे और गोलियां चलेंगी तो तुम मेरे बेटे और बेटी नाजा के बॉडीगार्ड बनकर उनकी हिफाजत करोगे। वो बोला, मैं आपके हुक्म के मुताबिक नाजा और जमाल सौले की हिफाजत करूंगा, लेकिन आप बेटे को समझा दें कि वो मेरे जाती मामलात में कभी मुदाखलत न करे। कमाल सौले ने पूछा, वहाँ तुम्हारे जाती मामलात क्या हो सकते हैं? वो बोला, फिलहाल तो एक ही संजीदा मामला है, मैं यूनिवर्सिटी की एक तालिबा से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे और तालिबा के दरमियान कभी दीवार न बने। कमाल बोला, वो मुझ जैसे वडेरे का बेटा है, ऊंचे मामलात में हाथ डालता है, तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के मामलात से उसे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, फिर भी मैं उसे फोन पर तुम्हारे बारे में समझा दूंगा। कमाल सौले ने ग्लास से चंद घूंट पिए, फिर राजा नवाज के लिए सिफारशी खत लिखने के दौरान में भी घूंट घूंट पीता रहा। वो चाहता था कि बेटा यूनिवर्सिटी में रहकर सियासतदान बने और एक दिन असेंबली में पहुंचे, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में किताबों से ज्यादा असलहे का जखीरा रहता था। सियासी हंगामों के दौरान में तोड़फोड़ होती थी और गोलियां चलती थीं। कमाल सौले को ये धड़का लगा रहता था कि नाजा और जमाल सौले को कभी गोली लग सकती है। इस अंदेशे को कम करने के लिए वो राजा नवाज को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा रहा था ताकि वो उसकी बेटी और बेटे का बॉडीगार्ड बनकर रहे। उसने पार्टी लीडर के नाम एक तफसीली खत लिखा, राजा नवाज की भरपूर सिफारिश की, फिर वो खत उसे दिया। उसने खत लेकर पढ़ा, फिर खुशी से उसे चूम कर दिल में कहा, मेरी जान, मेरी नाजा, मैं आ रहा हूं। झुग्गी के अंदर गहरी खामोशी थी। अनीला बानो एक चारपाई पर बेहोश पड़ी हुई थी।
सुरहाने रखी हुई लालटेन की रोशनी में उसकी कमीज का ऊपरी हिस्सा लहू से भीगा हुआ दिखाई दे रहा था। गोली शाने के गोश्त को जरा सा उधेड़ती हुई गुजर गई थी। वो तकलीफ और दहशत के बायस बेहोश हो गई थी। वो दरवाजा खोलकर मोटरसाइकिल अंदर ले आया। मोटरसाइकिल के अगले हिस्से का रुख अनिला बानो की तरफ करके उसे खड़ा किया, फिर हेडलाइट ऑन कर दी। पूरा कमरा जैसे दिन की तरह रोशन हो गया। वो गाड़ी के किट बैग से फौरी तिब्बी इमदाद का सामान निकाल कर अनिला के पास आकर उसे देखने और सोचने लगा। कमीज के ऊपरी हिस्से को फाड़े बगैर ना लहू साफ किया जा सकता था और ना ही जख्म की मरहम पट्टी हो सकती थी। उसने एक कैंची से जख्म के आसपास के कपड़े को काट कर अलग किया। जख्म पर लहू जम गया था। वो लहू भिगोकर उस हिस्से को साफ करने लगा। तन्हाई हो, औरत का गोरा बदन हो और औरत एतराज करने के लिए होश में न हो तो दिल भी बहकता है और मसीहा की नीयत भी बदलती है। लेकिन वो अपनी खोपड़ी में पत्थर का दिमाग और सीने में फौलाद का दिल रखता था। हसीन तरीन औरतों को सरसरी तौर पर देख कर गुजर जाता, कभी किसी के हुस्न से और किसी की शख्सियत से मनफी अंदाज में मुतासिर न होता। उसने जख्म से खून साफ करके अच्छी तरह मरहम लगाकर ऊपर रुई की तह रखी, फिर उस पर क्रॉस पट्टियां चिपका दी। इब्तिदा में लहू काफी बह गया था। शाने से लेकर सीने के उभार तक लिबास लहू से भीगा हुआ था। उस लिबास को उतारना और बदन के उन हिस्सों से लहू साफ करना जरूरी था। उन्हें लहू की बू और आलूदगी में छोड़ देना मुनासिब नहीं था। वो कुछ परेशान हो गया। एक खूबसूरत जवान औरत के ऊपरी जिस्म को बेलिबास करने के ख्याल से हिचकिचाहट हो रही थी। आंखें ऐसा नजारा देखने वाली थीं जिसे पहले कभी उन हालात में न देखा था, लेकिन मजबूरी थी। एक नेकी करने के लिए उसे बदी से लड़ना था। उसने हौसला करके कैंची उठाई, लिबास को शाने और गिरबान की तरफ से काटता हुआ सीने के उभार तक आया। अगर वो आंखें बंद करके काटना चाहता तो वो कैंची से जख्मी हो सकती थी। हालात मजबूर कर रहे थे कि वो देखता रहे। तभी अचानक उसका हाथ ठिठक गया। कैंची रुक गई। जेरी लिबास के दरमियानी हिस्से में चंद तह किए हुए कागजात दिखाई दे रहे थे। उसने चुटकी से पकड़कर उन्हें उठाया। कागजात का कुछ हिस्सा लहू से भीगा हुआ था। उसने उन्हें खोल कर देखा। इब्तिदाई तहरीर से पता चला कि मिर्जा नेकबख्त और खुफिया हाथ के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ है। उसने आखिरी सफा देखा। तहरीरी मुआहिदे के इख्तिताम पर मिर्जा नेकबख्त और खुफिया हाथ के दस्तखत थे। वो तजस्सुस में मुब्तला होकर शुरू से आखिर तक पढ़ता गया। वो तहरीर मुल्क के खुदादाद के कई हुक्मरानों की हवस इक़्तिदार की मुंह बोली तस्वीर थी। वोट देने वाले अवाम उस आईने में अपनी तस्वीर देखते तो पता चलता कि सियासतदान वोट लेने के बाद किस तरह उनके मुंह पर थूकते रहते हैं। उसने दांत पीसते हुए उन कागजात को मुट्ठी में भींच लिया। भेंचने का अंदाज ऐसा था जैसे वतन फरोश सियासतदानों की गर्दनें दबोच रहा हो। उसके सामने एक हसीन औरत नीम बरहना थी, लेकिन ये शर्म की बात नहीं थी क्योंकि वो नेकी और मसीहाई के अमल से गुजर रहा था। उसने कागजात को तह करके अपने लिबास के अंदर छुपा लिया। फिर रुई को भिगोकर उसके बदन से लहू पूंछने लगा। हवस परस्ती के पहलू से वो जज्बाती लम्हात थे। बदन की शादाबी देखने वाले को पुकार रही थी, लेकिन उसके दिमाग में उस मुआहिदे की आंधियां चल रही थी। वो अनिला बानो के बारे में उतना ही जानता था कि वो पिछले 3 दिनों से लापता है। उसके वालिदैन और रिश्तेदार उसे तलाश कर रहे थे। उसका भाई गुस्से में मिर्जा नेकबख्त को इल्जाम दे रहा है कि उसने उसकी बहन को अगवा करके कहीं छुपा दिया है या उसे हलाक कर दिया है। वो सुबह से मिर्जा नेकबख्त की ताक में था। फिर उसने अनिला को शाम के वक्त नेकबख्त की ब्लैक मर्सिडीज में देखा। वो रात को उसके साथ कोठी में वापस आई थी। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद उस कोठी से निकलकर फरार होने की कोशिश करते हुए जख्मी हो गई। वो उसे जख्मी देखकर उसके सही हालात मालूम करने के लिए उस झुग्गी में ले आया था। ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि वतन अजीज के खिलाफ किया हुआ एक अहम खुफिया मुआहिदा उसके हाथ लग जाएगा। उसने अनिला बानो को देखा। उसके बदन का तमाम खून आलूदा कपड़ा काट कर उसने हया का तकाजा पूरा किया। उस हिस्से को एक चादर से ढांप दिया था। अब वो सोच रहा था कि अनिला बानो वो खुफिया मुआहिदा चुरा कर कहाँ ले जा रही थी। क्या वो मिर्जा नेकबख्त की मुखालिफ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? अनिला के होंठों पर हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। फिर उसके मुंह से धीमी सी आह निकली। वो होश में आ रही थी। उसने मोटरसाइकिल की हेडलाइट बुझा दी। झुग्गी के उस कमरे में तारीकी छा गई। अगरचे लालटेन अब तक रोशन थी, लेकिन तेज रोशनी अचानक बुझ जाए तो लालटेन की लौ एक जर्द धब्बे की तरह दिखाई देती है। उसने कराहते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। नीम रोशनी में झुग्गी की छत नजर आ रही थी। उसने एक तरफ सर घुमा कर देखना चाहा तो शाने के
जख्म से टीसें उठने लगी। वो तकलीफ के बायस ऊंची आवाज में कराहने लगी। उसने दूसरी तरफ सर घुमाया। कुछ फासले पर एक संदूक के ऊपर लालटेन रखी हुई थी। उसकी रोशनी से समझ में आया कि वो किसी झुग्गी में है। जख्म की टीसों ने याद दिलाया कि किसी ताक़ुब करने वाले ने उस पर गोली चलाई थी। वो एकदम चकरा गई थी। उस गली से उठकर भागने के काबिल नहीं रही थी। उन लम्हात में होशो हवास से बेगाना हो रही थी। उस वक्त किसी ने उसे दोनों बाजुओं में उठाया था। फिर उसने एक मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने और चलने की आवाज सुनी थी। उसके बाद उसे होश नहीं रहा था। अब होश में आकर खुद को एक झुग्गी में देख रही थी। उसने अपने हाथ को आहिस्तगी से जख्म पर रखा। पता चला जख्म की मरहम पट्टी की गई है। उस हिस्से पर लिबास महसूस नहीं हुआ। जरा इधर उधर टटोलने से कमीज हाथ में आई। वो कटी हुई थी, लेकिन ऐसा किसने किया है? चारों शाने चित लेटने के बायस वो कमरा पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। उसने तकिए से जरा सा सर उठाकर देखा। कुछ फासले पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। उस पर एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा था। लालटेन की धीमी जर्द रोशनी में वो वाज़े तौर से दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ रोशनी कम और तारीकी ज्यादा थी। उस तारीकी में झलकने वाला अजनबी पुरस्कार लग रहा था। वो कमजोरी के बायस थोड़ी देर के लिए भी सर उठाकर न देख सकी। उसका सर फिर तकिए पर आ गया। वो हाँपने लगी। उसे अजनबी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। खून बहुत बह चुका है। कमजोरी और जख्म की तकलीफ तुम्हें निढाल कर रही है। मैंने फर्स्ट एड के तौर पर मरहम पट्टी की है, लेकिन तुम्हें बाकायदा डॉक्टर और दवाओं की जरूरत है। अभी एक एम्बुलेंस आएगी, फिर तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। वो परेशान होकर बड़ी नकाहत से बोली, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। पहले ये बताओ तुम कौन हो? क्या तुम नेक बख्त के आदमी हो? वो बोला, मेरा ताल्लुक किसी बदबख्त से नहीं है। मिर्जा बदबख्त के आदमी तुम्हें कत्ल करना चाहते थे। मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अनीला ने पूछा, फिर तो वो मुझे तलाश कर रहे होंगे। मैं किसी भी अस्पताल में महफूज नहीं रह सकूंगी। अगर ये जगह महफूज है तो मुझे यहीं रहने दो। वो बोला, जिस अस्पताल में तुम्हें पहुंचाया जाएगा वहां तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं पहुंचेगा। क्या तुम नेक बख्त के मुखालिफ काशिफ अकबर के लिए काम करती हो? अनीला बोली, नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं करती। मैंने तो नेक बख्त की मुलाजमत भी छोड़ दी थी। जवान ने पूछा, अगर तुम सियासत की बिसात का एक मोहरा नहीं हो तो वो खुफिया मुआहिदा किसके लिए ले जा रही थी? वो चौंक गई। हैं? उसे याद आया कि उसने मुआहिदे के कागजात को तह करके अपने गिरबान के अंदर छुपाया था। उसका एक हाथ बेइख्तियार सीने पर गया। वहां आधा गिरबान कटा हुआ था। सीने पर भी कमीज का बहुत बड़ा टुकड़ा काटा गया था। वो सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, मेरे वो कागजात कहाँ हैं? जवान बोला, आराम से तकिए पर सर रख कर लेटी रहो, कागजात महफूज हैं। वो तकिए पर सर रखते हुए बोली, प्लीज मुझे दे दो। उसने पूछा, तुम क्या करोगी? अनीला बोली, ये ना पूछो, वो मेरे लिए बहुत अहम है। जवान बोला, तुम सियासत में नहीं हो, किसी सियासतदान के लिए काम नहीं कर रही हो, फिर इन कागजात से क्या फायदा उठाना चाह रही हो? वो बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो? आखिर तुम हो कौन? अपने बारे में कुछ बताओ। जवान बोला, मैं एक गुमनाम सा शख्स हूँ, मेरा कोई नाम नहीं। मैं अपने मुल्क के करप्ट अनासिर को बेनकाब करता हूँ। इस मुल्क के बड़े सियासतदान मुझे मिस्टर वो कहते हैं, और वो भी नहीं जानते कि मिस्टर वो कौन है। अनीला एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने मिर्जा नेक बख्त के खुफिया इजलास में तुम्हारा जिक्र सुना है। उसके मुशीर कह रहे थे कि तुमने काशिफ अकबर के एक मुजरिमाना मुआहिदे को मंजर-ए-आम पर लाकर नेक बख्त के लिए इक़्तिदार हासिल करने का रास्ता हमवार कर दिया है, और पिछली शाम यही हुआ है। खुफिया हाथ ने नेक बख्त को यकीन दिलाया है कि इस मुल्क में आइंदा वही हुकूमत बनाएगा। मिस्टर वो बोला, हाँ, मैंने वो मुआहिदा पढ़ा है। आइंदा मिर्जा नेक बख्त खुफिया हाथ की पॉलिसियों के मुताबिक हुकूमत करेगा और पूरी कौम को कर्जों की दलदल में धंसाए रखेगा। अब तुम बताओ कि ये सियासी मुआहिदा तुम्हारे क्या काम आएगा? वो बोली, मैं इसे मिर्जा नेक बख्त की कमजोरी बनाकर अपने हाथ में रखूंगी। मिस्टर वो ने पूछा, क्या उससे बड़ी बड़ी रकमें वसूल करोगी? वो बोली, मैं दौलत नहीं, खोई हुई इज्जत हासिल करना चाहती हूँ। नेक बख्त मुझे दाश्ता बनाकर रखना चाहता था। जब वो बीवी और बच्चों के होते हुए मुझसे मुंह काला कर सकता है तो क्या मुझे अपनी मनकूहा बनाकर इज्जत नहीं दे सकता? लेकिन वो बहाने करता है। जब दिल भर जाएगा तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं उसे कहूंगी कि मुझसे निकाह करे, मैं निकाह जाहिर नहीं करूंगी। मेरे अंदर की औरत मुतमईन हो जाएगी तो मैं किसी दूसरे मुल्क में रहकर जिंदगी गुजार दूंगी। मिस्टर वो बोला, इस मुआहिदे को वो मंजर-ए-आम पर नहीं आने देगा। मजबूर होकर तुमसे निकाह करेगा, दूसरे मुल्क में तुम्हारी रिहाइश के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेगा। तुम जब तक इस मुआहिदे को छुपा कर रखोगी, एक मनकूहा की तरह इज्जत व आबरू से जिंदगी गुजारती रहोगी। अनीला बोली, तुम मुहिब्बे वतन हो, अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखते हो। मेरी इज्जत रखने के लिए वो कागजात मुझे दे दो। मिस्टर वो ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी कौम की इज्जत का ख्याल रखना है। कर्जे लेकर
खुफिया हाथ की पॉलिसियों के मुताबिक महंगाई और टैक्स बढ़ाने से मुल्क में कितनी करप्शन, गुनाह और बेगैरती बढ़ती है, ये समझते हुए भी लोग नहीं समझते। मैं इंतखाबात से पहले इस मुआहिदे को मंजर-ए-आम पर लाकर आवाम से पूछूंगा, क्या वो फिर ऐसे सियासतदानों को वोट देने जा रहे हैं? अनीला बोली, क्या तुम वो मुआहिदा अपने पास रखोगे? मिस्टर वो ने कहा, हाँ, ये मेरे पास महफूज रहेगा। मिर्जा नेकबख्त उस वक्त तक तुम्हें जिंदा सलामत रखेगा जब तक मुआहिदे के तमाम कागजात उसे नहीं मिलेंगे। अनीला बोली, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मेरा दिल कहता है तुम इस मुआहिदे की तरह मेरी हिफाजत भी करोगे और नेकबख्त को मुझ पर जुल्म करने का मौका नहीं दोगे। मिस्टर वो ने कहा, मैं वादा करता हूँ तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो बोली, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपने वालिदैन और खानदान वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ, इसलिए पिछले 3 दिनों से घर नहीं गई। अब तो नेकबख्त की मनकूहा बनकर ही अपनों और गैरों से नजरें मिला सकूंगी। मिस्टर वो बोला, फिलहाल तुम अस्पताल जाओगी। उस अस्पताल में सभी मेरे एतमाद के लोग हैं, तुम किसी की नजरों में नहीं आओगी। अनीला बोली, नेकबख्त के आदमी मुझे बड़े से बड़े अस्पताल और छोटे से छोटे अस्पताल में ढूंढते फिरेंगे। अस्पताल ऐसी जगह है जहाँ छुप कर नहीं रह सकूंगी। मिस्टर वो बोला, मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए बता दूं कि तुम एक कोठी में रहोगी। वो बाहर से एक रिहायशी कोठी है लेकिन अंदर से एक अस्पताल है। फिर तुम्हारे सेहतयाब होने तक मैं नेकबख्त को ऐसे शिकंजे में कस दूंगा कि वो तुमसे दुश्मनी करना भूल जाएगा। अनीला ने बड़ी हद तक मुतमईन होकर आंखें बंद कर लीं। उसका एक हाथ अपने धड़कते हुए सीने पर आया। फिर वो चौंक कर बोली, क्या तुमने ये मेरे इस लिबास को काटा है? मिस्टर वो बोला, मैं मजबूर था। लिबास का जितना हिस्सा खून आलूदा था उसे काट कर बदन से लहू साफ करना जरूरी था। वो झिझकते हुए बोली, क्या तुमने मेरे बदन की सफाई की है? तुमने हाथ लगाया है? मिस्टर वो बोला, मैं तुमसे किस जबान से कहूँ कि उस वक्त मैं एक डॉक्टर, एक मसीहा था। अनीला ने एक हाथ से चादर को खींचकर अपने चेहरे को छुपा लिया। बाहर एक गाड़ी के आने और रुकने की आवाजें सुनाई दी। एम्बुलेंस आ गई थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।